हाँ जी, अगला हमारा जो फंक्शन है, अगला हमारा फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन, साथ के साथ लिखते जाओ, द फंक्शन एफ रियल टू रियल बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये हमारे पास है। इसको हम, ये भी देखो, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मॉडुलस एक्स, और ये होता है अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुई तो मोड को हटा के प्लस एक्स लिख देते हैं, मोड को हटा के प्लस। अगर एक्स की वैल्यू जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो लेस देन 0 हुई तो मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे नेगेटिव कर। दोबारा से ध्यान से देखो, हमारा जो फंक्शन है रियल टू रियल है और फंक्शन होगा हमारा मॉडुलस एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और ईच एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब जो मॉडुलस एक्स है, ये मॉडुलस एक्स, इसमें ऐसे याद रखना है, ये मोड के अंदर वाली क्वांटिटी, मोड के अंदर क्या है, इसको मॉडुलस कहते हैं। ये डबल चीजें होती है ना, इसका मतलब है मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। तो मोड के अंदर, इस मॉडुलस के अंदर क्या है फंक्शन एक्स। अगर जो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई तो मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे प्लस का साइन। अगर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0 है तो मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और माइनस का साइन। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट आगे प्लस का साइन, और मोड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर लेस देन 0 है तो मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और माइनस। तो बहुत आता है, इसमें मैं ग्राफ बनाना भी सिखा रहा हूँ आपको। वैसे अगर आपको याद होगा तो आपको याद है कि जैसे ऐसे बोलते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स आ गया, मोड एक्स आ गया, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो 1 का मोड 1 होता है, 2 का मोड 2 होता है, प्लस 1 का मोड प्लस 1, प्लस 2 का मोड प्लस 2, और जैसे माइनस 1 पुट करते तो माइनस 1 का मोड प्लस 1 होता है। नेगेटिव क्वांटिटी का मॉडुलस एब्सोल्यूट में लेते हैं, मतलब प्लस 1। माइनस 2 अगर एक्स के लिए माइनस 2 में पुट करूं तो माइनस 2 क्या, वो मैं आपको सिखाता हूं। पहले इसी सिंपल सी चीज देखो, अगर एक्स की वैल्यू में पॉजिटिव में ले लो, 1 पुट करी दोनों तरफ तो 1 का मॉडुलस 1 होता है, 2 पुट कर दो 2 का मॉडुलस 2 होता है। अगर मैं नेगेटिव पुट कर दो, एक्स के लिए नेगेटिव पुट कर दो, माइनस 1 पुट करी मैंने, तो माइनस 1 का मॉडुलस भी प्लस 1 होता है। अब वो क्यों होता है वो मैं इधर से समझाता हूँ, इस फंक्शन की पूरी समझ में आ गई। तो जैसे आप कभी भी देखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं -3 का मोड +3 लेते हैं, -4 का मोड +4 लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं, वो क्या रीजन है, वो देखो ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ये देखो मैं बता दूं कैसे, ये यहाँ पर आपको मैं सेम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा x आ गया, ये मेरा y आ गया, यहाँ पे मैं लगभग 6-7 वैल्यू ले लेता हूँ। मान लिया मैंने 0 ली, अब x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 इसके अंदर इंक्लूड है, तो अगर x की वैल्यू 0 मैं यहाँ पे पुट करूँ तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, तो f ऑफ x y हो गया। तो हमारा x की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0। अब मैंने 1 पॉजिटिव में ले ली, मतलब 1 ली, अब 1 किसके अंदर था, x ग्रेटर देन 0 में। अगर x की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली मैंने 1, तो 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 पुट करूंगा तो 3 पुट करूंगा तो 3। अब देखो नेगेटिव वैल्यू, अब तुम कह रहे हैं नेगेटिव वैल्यू का मॉडुलस प्लस कैसे हो जाता है। अब मान लो मैंने x की वैल्यू -1 ली, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करूंगा तो -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू +1 मिलती है, x की वैल्यू -2 पुट करने पे y की वैल्यू +2, x की वैल्यू -3 पुट करने पे। समझ में आ गया, ये फंक्शन की वजह से ऐसे होता है। ठीक, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी ग्राफ की बारी। ग्राफ में इसका जो सॉल्यूशन है, अगर देखो कईयों के सॉल्यूशन तो मेरे को डायरेक्ट पता है, एक डायरेक्ट पता है, अगर डायरेक्ट ना पता हो
तो ग्राफ बनाने का जनरल तरीका क्या होता है कि 7 वैल्यू ले लो, एक जीरो ले लो, 3 पॉजिटिव में ले लो, 3 नेगेटिव में ले लो, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस भी कवर हो जाएगी, जीरो भी कवर हो जाएगा और पॉजिटिव एक्सिस भी कवर हो जाएगी। तो मैं सोल्यूशन कौन सी ले लूंगा, 7 सोल्यूशन ले लूंगा। एक तो मतलब जिसमें सोचने की जरूरत नहीं है, -1 2 प्लस 1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 0 0 1 1 2 2 और -1 1 यहाँ पर आएगा, -2 पे +2 आ रहा है, -3 पे ये +3 आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके से इसका ग्राफ V बन रहा है, पैराबोला नहीं होता। पैराबोला तो यूं होता है, यूं होता है, गोलाई में होता है, ये V बन रहा है, ठीक है। ये हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब जो जो अब ये तो बन गया एक आपका सॉल्यूशन देख के, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखना, जिससे जल्दी बन जाता है, ठीक है। कभी भी मॉडुलस का आ जाता है। तो जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x का बनाना है आपने, ठीक है। तो मोड x बेसिकली क्या होता है, मोड के अंदर मोड को हटाके प्लस माइनस x लिखता है, प्लस माइनस x, f ऑफ x को y लिख, तो y इज इक्वल टू एक प्लस x हो गया, एक y इज इक्वल टू माइनस x हो गया। ये दो चीजें होगी। आपने क्या करना है, इस तरीके से x एक्सिस बनाई, y एक्सिस बनाई, जो फंक्शन मोड के अंदर जो सा फंक्शन होता है उसको पुट कर दो इक्वल टू 0। तो मैंने मोड के अंदर वाली क्वांटिटी थी x इज इक्वल टू x था, तो x को 0 पुट किया। तो ये जो हमेशा मॉडुलस का ग्राफ जो बनता है वो एक v बनता है, क्या बनता है, v। और v जो होता है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, बट x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगा वो कैसे पता चलता है, इस मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को जब मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो जो x की वैल्यू आएगी उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 निकली, तो x की वैल्यू 0 तो ये नहीं, तो v हमारा इसको इंटरसेक्ट करता हुआ यूं जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये y के लिए प्लस x थी, माइनस x, y के लिए जो प्लस x होगी वो राइट साइड वाली लाइन होगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली वो y इक्वल टू माइनस x, और ये पूरा कंबाइंड जो है y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी के तरीके से जैसे ये वाला मैंने ग्राफ बनाया, वैसे ना एक और शॉर्टकट तरीका है, जैसे मान लो ये ना बाद में आ सकता है तुम्हारे को, मैंने बोला y इक्वल टू x माइनस 1 का मोड का ग्राफ बनाओ, x माइनस 1 के मॉडुलस का ग्राफ बनाओ, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, ठीक है। फिर से वही बात है, मैं मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 करूंगा, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी होगी x माइनस 1 तो 0, x के लिए कितनी आएगी 1, तो ये v जो शेप होगा प्लस 1 पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस ये 1 है ना, तो ये 1 पे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो मोड को हटा के प्लस वाला जो आएगा, मोड को हटा के जो प्लस लिखेंगे वो इस साइड, और मोड को हटा के जो माइनस लिखेंगे वो इस साइड। ये ग्राफ बन गया। अब इसमें मैंने सोल्यूशन निकाले, मैंने फट से कर दिया, बट अगर आप सोल्यूशन निकाल के नहीं करोगे तो भी ये वाला ग्राफ बनेगा। ये मेरे को बिना देखे पता है, मतलब बिना सोल्यूशन निकाले मुझे ऐसे तरीका बताए, इससे जल्दी जल्दी बन जाएगा। क्या मॉडुलस फंक्शन का पूरा समझ में आ गया। फिलहाल के लिए मैं पिछले वाले में चलता हूँ, जो हमारा मेन था, ये मॉडुलस फंक्शन आ गया जी। इसके बाद हमारे को डोमेन और रेंज भी पूछी हुई थी। अब आपको पता है डोमेन की मैंने डेफिनेशन आपको समझाई थी, डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। अब आप देखो x की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, आपको y की वैल्यू तो डिफाइंड मिल ही रही है। तो डोमेन की बात अगर मैं करूं तो डोमेन इसके अंदर आएगा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज की बात करें तो रेंज जो आने वाली है वो आएगी या तो 0 आ रही है या पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, क्योंकि नेगेटिव अगर क्यों मैं नेगेटिव वैल्यू में पुट करूं तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, 0 का आंसर 0 आ रहा है, तो या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, इसका अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा। तो मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब 0 और पॉजिटिव दोनों इंक्लूड होंगे, नेगेटिव नहीं आएगा, बस नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा। क्या मेरा मॉडुलस फंक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। काफी हाई चांसेस होते हैं कि मॉडुलस फंक्शन आपके एग्जाम के अंदर आए। अगला देखते हैं जी। अगला है हमारे पास
सबसे बेहतरीन फंक्शन जिसको आने के चांसेस भी बड़े हाई है, इसको बोलते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कई टीचर शॉर्ट फॉर्म में जेंट भी बोल देते हैं। जी फॉर ग्रेटेस्ट, INT पूरे फॉर इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप बोलते हैं। INT पूरा कंप्लीट इंटीजर, G फॉर ग्रेटेस्ट, INT मतलब इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी। इसका जो सिंबल होता है, जैसे मॉडुलस का सिंबल ये वाला था, ऐसे इसका सिंबल होता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। इसका सिंबल क्या होता है? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है जी, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बड़े हाई चांसेस है। सिग्नम वैसे बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सिग्नम सबसे ज्यादा आता है, मॉडुलस सबसे ज्यादा आता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करने सारे हैं, बट इस पे ज्यादा ध्यान देना हमेशा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन f real to real, the function f real to real defined by f of x is equals to gent x, the greatest integer function for all x belonging to real number, for all x belonging to real number। अब ये आ गई हमारी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के बाद हम समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है जी, इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो हमारा तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं जेंट पर वैल्यू कैसे देखते हैं। एक्स आ गया, वाई आ गया, अब आपको जेंट पर वैल्यू देखनी है। जेंट पर वैल्यू देखने का तरीका क्या होता है? अगर मैं x के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करता हूं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। मतलब कोई भी इंटीजर डालोगे ना इसके अंदर तो वही सेम इंटीजर आंसर देता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 2 का, 3 का, 3, 4 का। समझ में आ गया? जितने भी इंटीजर्स हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही खुद होता है, इटसेल्फ। सुनते जाओ, जब बाद में बोलूंगा, पहले कंप्लीट होने दो मेरी बात, फिर बाद में आपके डाउट लेंगे। हर एक इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद होता है। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 2 का ग्रेटेस्ट, तो अगर मैं वैसे सॉल्यूशन देखना चाहूं तो मैं कहूं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 का ग्रेटेस्ट 3, ऐसे। -1 का ग्रेटेस्ट -1, -2 का ग्रेटेस्ट। बट इसमें अब एक्स्ट्रा बात क्या है जो नई चीज सीखने वाली है? अगर आप नॉन इंटीजर वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर है ना, तो सॉल्यूशन तो सारे रियल नंबर पे देखने होते हैं ना। अब अगर आपने ले ली वैल्यू, भाई मान लो मैंने लिया ये 1, ये 2, मैंने लिया आपको 1.9 पे बताओ जी, x की वैल्यू में 1.9 पुट करो, तो x की वैल्यू 1.9 पुट करोगे तो 1.9 जहां पर भी होगा, जैसे 1.9 यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे तो आगे ही होगा, तो उससे लेफ्ट में मूव करना है। जो पहला इंटीजर आएगा वो उसका आंसर होगा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया वो लेफ्ट से, नियर बाय नहीं लेना, लेफ्ट में लेना, लेफ्ट में लेना, नियर बाय नहीं सोचना। मेरी बात ध्यान से सुनो, नियर बाय नहीं सोचना। अगर नॉन इंटीजर x की वैल्यू आप नॉन इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपने उसको नंबर लाइन पे देखना है कहां पर है वो, और उससे लेफ्ट में ही मूव करना है। जो पहला इंटीजर आएगा लेफ्ट में मूव करने का वो उसका आंसर होगा। साफ सुथरी बात है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना मुझे। नॉन एक्स की वैल्यू में नॉन इंटीजर लेता हूं, चाहे वो आप पॉजिटिव में लो चाहे वो नेगेटिव में लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपने मूव लेफ्ट में ही करना है, साफ सुथरे। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल लेके दिखाता हूं जैसे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैं एक और ले लेता हूं, जैसे मान लो -2 और -3, ये कितना था? -2 पॉइंट -2
एक मिनट, -2 इधर आएगा, -3 इधर आएगा। अब मैंने -2.5 ले लिया है। अब -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 है। -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा। मैं कहूँ जी ये आ गया -4। मैं कहूँ जी -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, तो -4 आएगा। -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -4 है। जीरो पे, जीरो का तो जीरो तो इंटीजर है, इंटीजर पे तो सेम ही वैल्यू आनी है ना, सीधी ही बात है। अब दोबारा से समअप करके बता रहा हूं एक ही लाइन में, अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू पुट करते हो तो सेम आंसर आएगा, जो पुट करोगे वही आएगा। और अगर तुम इसके अंदर नॉन इंटीजर वैल्यू पुट करते हो तो हमने उसको नॉन इंटीजर को लेफ्ट साइड मतलब टोर करना है नंबर लाइन पे, और उधर उससे लेफ्ट साइड मूव करना है। जो पहले वाला इंटीजर आएगा वो उसका आंसर होगा, और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में वैसी बात कर लूँ, फंक्शन को देख के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। चलो पहले डोमेन और रेंज के बारे में बात करूँ, तो डोमेन तो आपकी रियल नंबर आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे डोमेन की वही डेफिनेशन पहले में रिपीट करोगे कि डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। तो आपको सारी एक्स की वैल्यू के लिए वाई डिफाइंड मिल रहा है, तो डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर। फिर आ जाती है रेंज पे। रेंज क्या होता है हमारे पास, रेंज होगा हमारा इंटीजर से, क्योंकि आप चाहे इधर वैल्यू इंटीजर पुट करो चाहे नॉन इंटीजर पुट करो, आंसर इंटीजर आ रहा है। इंटीजर पे इंटीजर और नॉन इंटीजर पे भी लेफ्ट में जाकर दे तो आंसर इंटीजर ही दे रहे हो ना, तो इसका आंसर आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर। क्या मेरी बात फॉलो हो रही है? क्या है कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा? 100% आ रहा। ये तो मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये सब जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो, -1, 0.1 -0.1 का पूछा ना अभी आपने, -0.1 पूछा ना, -0.1 का -1 होगा, 0.1 का तो 0 होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो अब आ जाते हैं जिसके ग्राफ पे। ग्राफ पे अब ग्राफ हमारा क्या था, हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जिन टेक्स है। वैसे तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ऐसी, इसका ग्राफ कैसे बनता है ध्यान से देखना। इसका ग्राफ, इसके ग्राफ में ज्यादातर बच्चे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना कि कैसे बनता है। कई बच्चे रट्टा मारेंगे डायरेक्ट, बट आपको ध्यान से देखना, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब सब सारे बच्चे सामने देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। जब तक मैं समझ नहीं आ जाएगा तब तक हिलानी नहीं आंखें और ना लिखना है कुछ, ध्यान से। अब अगर सोचो कि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0.1 पुट करूंगा तो 0.1 पुट करूंगा तो 0, 0.1 पे 0 ही आएगी, 0.2 पे भी 0, 0.1 से थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो 0 आंसर आएगा। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, x की जितनी भी वैल्यू है डार्क करूंगा और इस पर y ये ओपन कर दूंगा। समझ में आ गई? मतलब x के लिए 0 पे y के लिए 0, x के लिए 0.1 पे भी y के लिए 0, x के लिए 0.2 पे भी y के लिए 0, 0.3 पे 0, लास्ट में 0.9 तक 0, मतलब 1 से 0.99 पे भी वैल्यू 0। x की कितनी कह रहे हो? x की वैल्यू 1.9 पर y की वैल्यू 1 आएगी, तो 1.9 ये रहा, y की वैल्यू 1 यहाँ पर।
अब मैं बता रहा हूँ ना, सुनो तो कंप्लीट करने दो ना वो। अब देखो मान लो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पे वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। अगर एक्स वैल्यू 1 पुट करो तो 1 पे तो 1 मिलती है। अब 1.1 से लेके 2 से थोड़ी सी भी कम वैल्यू पुट करता हूँ तो सब पर वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये चलेगा और 2 पे आगे बढ़ जाएगा। 2 पे मिलती है 2, तो 2 से लेके सब पे 2 मिलती रहेगी, लास्ट में 3 पे और ऊपर आ जाएगा। 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे तो 3 मिलेगी, या ये समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा ये वाली लाइन बच्चों को ग्राफ में दिखती नहीं है, इसको थोड़ा डार्क कर देना लाइन में। आ रहा है आपको समझ में? या देखो अब 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1 एक्स के लिए 1 पर वाई के लिए 1, तो 1,1 ये रहा। अच्छा 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1, 1.4 पे भी 1, 1.5 पे भी। कहां तक? 2 से पहले कोई भी वैल्यू होगी एक्स की, 1 से 2 के बीच में और 2 से पहले सब पर वैल्यू 1। तो ये 1 तक मैंने डाल दिया। 2 पे जैसे पहुंचा मैं तो मैं 2 पे लाइन आगे ऊपर बढ़ा दी, क्योंकि 2 पे ग्रेटर इंटीजर 2 हो जाता है, तो 2,2 वहां पहुंच गया। अब 2.1 पे भी 2, 2.2 पे भी 2, 2.3 पे भी 2, 2.4 पे भी 2, 2.5 पे भी, और लास्ट में 3 से पहले जहां तक था वहां पर चल रहा था। जैसे ही 3 पे पहुंचा तो 3 के एकदम ऊपर जाके 3 पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 3 हो गया। ओपन सर्कल का मतलब है ये इस लाइन के अंदर ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। वो ऊपर चला गया ना, डार्क सर्कल इंक्लूड होता है, ओपन वाला इंक्लूड नहीं, डार्क वाला इंक्लूड। एकदम सही बात है, मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आप देखो -1 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना होता है? -1। -1 पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन -1। अब आप देखो कि 0 पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 होता है। अब 0 से आगे यहाँ पे जितने भी वैल्यू लोगे आप सब पे -1 होगा, और -1 पे भी -1 होगा। तो इस पे ये सारी आएगी और ये वाला ओपन आ जाएगा। ऐसे चलेगा। जैसे देखो ये -2 को करोगे, -2 पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन -2, और ये आके यहाँ पे ओपन, -3 पे -3, और फिर ये ओपन। अरे मजे के लिए कोई बना रहा हूँ यार, क्या? सुनो मेरी बात, ये डार्क सर्कल का मतलब होता है कि इस लाइन के अंदर ओपन सर्कल वाला पॉइंट इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा, और डार्क वाला इसके अंदर आ रहा है। सारे सॉल्यूशन है, ओपन वाला नहीं। ओपन वाले का मतलब ओपन वाले से ऊपर वाला ये डार्क आ गया ना, ये वाला सॉल्यूशन। -1 का ग्रेटर, अरे तो मैं ऐसे करके देखा करूंगा माइनस। अच्छा ये पूरी लाइन पे सॉल्यूशन देखना है, आप बताओ कौन सा होगा? मैं कह रहा हूँ ये 0 पे है तो 0 होता है, तो 0 पे मैंने डार्क कर दिया, ये डार्क सा सर्कल आ गया। अब मैं -0.1 ले रहा हूँ, -0.1 पे क्या आएगा? -1 आएगा ना। ये देखो ये रहा सॉल्यूशन -1। 0 -0.2 पे ये रहा, -0.3 पे -1, -0.4 पे -1, -0.5 पे -1, ऐसी -1 पे -1 कि नहीं? अब -1.1 पे -2, -1.85 पे -2, ऐसे करके देखो ना। टेंशन किस बात की लेनी है? अगर किसी कंफ्यूजन हो ना तो आपको आना चाहिए सॉल्यूशन निकालने, आप कंफ्यूजन में हो। अब बच्चे कैसे रट्टा मारते हैं, वो सीधा देखते हैं, अच्छा आगे डार्क सर्कल है पीछे ओपन सर्कल है, बस चेन चला दो फटाफट। अगर ये बच्चे वो करते हैं जिन बच्चों को सॉल्यूशन नहीं समझ में आया कि -0.1 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा तो आप रट्टे मारोगे। बट मैं आपको कह रहा हूं पहले आपको सॉल्यूशन निकालने आनी चाहिए, फिर चाहे अगर आप क्रैमिंग भी करोगे ना केवल की, तो वो एकदम सही बैठेगी, क्योंकि आप क्रॉस चेकिंग तो कर लोगे ना सॉल्यूशन से। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये था हमारा ग्राफ, डोमेन और रेंज मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। रेंज है इसकी इंटीजर आएगी, क्योंकि हर एक एक्स की वैल्यू पुट करने पे इंटीजर आंसर आ रहा है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ठीक है।